नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेलफेयर और सोशल वेलफेयर। क्या? वेलफेयर और सोशल वेलफेयर। आप इसको ऐसे समझो, देखो, अगर मैं, ये तो आपको पता है ना वेलफेयर का मतलब क्या है, या सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है, पीपल वेलबींग, यही होता है आपका। ठीक है, तो वेलफेयर जो होता है आपका ये भी दो तरह का होता है। वेलफेयर जो होता है आपका ये भी कितनी तरह का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है आपका इकोनॉमिक सोशल, इकोनॉमिक वेलफेयर। एक क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर, और एक होता है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर मैं इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करता हूँ तो यानी कि जो वेलफेयर हो रहा है वो थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो वेलफेयर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको क्या कहा कि जो वेलफेयर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझा था आपने इस चीज को, कि एनी ह्यूमन एक्टिविटी दैट इज कैरिड आउट इन रिटर्न फॉर मनी। कोई भी एक्टिविटी आप करते हो उसके बिहाफ में आपको मनी मिलती है, तो वो क्या है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करो, जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। भाई कोई बिजनेस रन कर रहा है अपना, कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, हो रहा है वेलफेयर, लेकिन किसके थ्रू हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। दूसरा मैंने आपको ये कहा, दूसरा हमने ये समझा, ये वेलफेयर किसके थ्रू होता है, नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। एक वेलफेयर की टाइप क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर मीन्स पीपल वेलबींग फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई आपके पास एक लेजर टाइम है, फ्री हो, फ्री टाइम में आपको सिंगिंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, या किसी को खाना बना के किसी को खाना खिला दिया, किसी की हेल्प कर दी। जैसे मैं घर पर अपने किसी ब्रदर को, कजन को या सिस्टर को पढ़ा रहा हूँ, या अपने बेटी को पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर है। लेकिन यहाँ मैं प्रोफेशनली पढ़ा रहा हूँ तो वो क्या, इकोनॉमिक वेलफेयर है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पीपल वेलबींग फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी विच वन परफॉर्म आउट ऑफ लव, सेंटिमेंट्स, पैट्रियोटिज्म एंड सो। होता है ना ऐसा। और घर पे मम्मी जो इतना कुछ आपके लिए करती है, पापा करते हैं, वो क्या है, आउट ऑफ लव। ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी हो सकता है, देखो प्रोफेशनली नहीं बात कर रहे हैं, आप फ्री हो, आप पेंटिंग कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, घर वालों के भी कान खराब कर रहे हो, अपने तो कर ही रहे हो, वो भी परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर होगी कहानी। अब जो कंसेप्ट आता है, ये जो बेसिक चीज आपको बताई गई है उसके ऊपर जो कंसेप्ट आपका आता है वो क्या आता है, कंसेप्ट ये आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज ग्रीन जीएनपी। अगर ग्रीन जीएनपी आएगा तो इसका मतलब जीडीपी ही होता है, पहले तो ये चीज क्लियर होगी। ग्रीन जीएनपी और ग्रीन जीडीपी बोथ आर सेम, ये क्लियर हो गया। ठीक है। अब ये होता क्या है, इट मेजर्स नेशनल इनकम और आउटपुट adjusted for the depletion of natural resources and degradation of the environment। मीन्स भाई आपने नेशनल इनकम तो जनरेट कर दी, गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू होती है हमारी, जो जनरेट होती है उसी को जीडीपी कहते हो ना। लेकिन वैसा करते हुए जो आपने एनवायरमेंट का नुकसान किया हुआ है उसको लेस करो, उसको लेस करो, फिर जो वैल्यू बचेगी वो होगी ग्रीन जीडीपी। जैसे कि मान लो जीडीपी आपकी कितनी है, 1 लाख, दैट इट बी इक्वल टू ए कॉस्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपने नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीटेड की है, और जो डिग्रेडेशन हुआ है एनवायरमेंट का, उसकी अगर हम कॉस्ट निकालते हैं तो वो हमारी आ रही है 10,000। कितनी आ रही है, 10,000। तो ग्रीन जीडीपी क्या होगा कि भैया जो भी आपकी जीडीपी थी इसमें से आप ये जो कॉस्ट ऑफ डिप्लीशन है इसको माइनस करो, तो 90,000 जो है आपका, दिस इज ग्रीन जीडीपी। समझ में आ गया ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। कि भैया देखो आपने पढ़ा जीडीपी दो तरह की होती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। जीडीपी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, ग्रीन जीडीपी क्या होता है ये समझ में आ गया, इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अब कहता है कि जीडीपी जो है इसकी भी एक लिमिटेशन है। जीडीपी आपको एग्जैक्टली जो है इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में नहीं बता सकती, इसकी एक लिमिटेशन, एक लिमिट तक ही बता पाती। कैसे देखो, GDP is not a satisfactory measure of economic welfare due to the following reason, as it is एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या लिमिटेशंस है। ठीक है। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो होती है, फर्स्ट लिमिटेशन जो होती है वो क्या होती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। कैसे देखो,
An increase in GDP can be mainly due to increased production of goods like guns, narcotic drugs, high-end luxurious goods. भाई देखो प्रोडक्शन तो हो रहा है ना, लेकिन हो किन चीजों का रहा है? गन का हो रहा है, ड्रग्स का हो रहा है, या बहुत महंगी महंगी लग्जरियस गुड्स का हो रहा है। तो क्या ये वेलफेयर में चीजें ऐड हो रही है? क्या ये चीजों से वेलफेयर हो रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन जीडीपी तो आपकी बढ़ रही है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है आपका। तो क्या इंडिकेट हो रहा है इकोनॉमिक वेलफेयर आपका? नहीं हो रहा है। समझ में आ गई फर्स्ट लिमिटेशन। नेक्स्ट लिमिटेशन, नेक्स्ट लिमिटेशन इज चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस, ये बीच में जो आपको बहुत अच्छे लेवल की जो राइटिंग दिखाई दे रही है, ये कू की है, ठीक है। मेरी बेटी भी मेरी हेल्प करती है नोट्स बनाने में, तो वो कह रही पापा आप इतने नोट्स बना रहे, चलो मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो अभी और भी दिखाता हूँ आपको, और इसी पेज पे जाता हूँ, मेरा ध्यान चला गया था। ये देखो, कल को कू जब बड़ी होगी, आपके लिए मैसेज है तो आप देखना आपकी राइट, आप कितना पापा की हेल्प करते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है आपका? चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस में क्या आता है? इंक्रीज इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइसेस। भाई आपको याद है रियल और नॉमिनल जीडीपी वाला इफेक्ट आपने देखा था, ठीक है। अब आपकी जो जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन वो बढ़ती हुई जो दिखाई दे रही है वो राइज इन प्राइसेस, नॉमिनल जीडीपी। प्राइस बढ़ने की वजह से जो प्रोडक्शन है आपको उसकी वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है। तो क्या ये वेलफेयर हो रहा है? ये तो इन्फ्लेशन है। एंड नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट। प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, जितना पहले था नियर अबाउट उतना ही है, लेकिन वो जो चीज है उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो प्रोडक्शन बढ़ने को जीडीपी कहते हो आपको, वो एक्चुअल में वो जीडीपी की ग्रोथ है या वैल्यू बढ़ने से ग्रोथ हो रही है? प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो ग्रोथ होगी ना। दस इट इज नॉट अ रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस। क्या? नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनिटरी का मतलब जिनको मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस लाइक सर्विस ऑफ हाउसवाइफ। अब घर में जो मम्मी सर्विस देती हैं, क्या उसको मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन वेलफेयर तो हो रहा है ना। किचन गार्डनिंग, टाइम एक्टिविटीज एटसेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, ठीक है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। However, such activity influence the economic welfare। मोटे मोटे तौर पर आप ऐसे समझो कि जो हाउसवाइफ की सर्विस है या जो गार्डनिंग है, ये सारी एक्टिविटीज है जिससे वेलफेयर तो हो रहा है, लेकिन अब इनको जीडीपी मेजर नहीं करता, क्योंकि जीडीपी उसी चीज को मेजर करेगा जो मॉनिटरी टर्म्स पे हो। तो ये भी एक लिमिटेशन हुई, जहां वेलफेयर हो रहा है वहां वो मेजर नहीं कर पा रहा। और नेक्स्ट पॉइंट जो आप इसमें लिमिटेशन में बताओगे वो होगा आपका एक्सटर्नैलिटीज। क्या होगा? एक्सटर्नैलिटीज। इट रेफर्स टू द हार्म्स कॉज्ड बाय अ फर्म। भैया प्रोडक्शन तो आप कर रहे हो, लेकिन इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है एनवायरमेंट का, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे डिप्लीटेड हो रहे हैं, और एन इंडिविजुअल को जो नुकसान हो रहा है, फॉर विच दे आर नॉट पेनलाइज, और इसकी कोई पेनल्टी भी नहीं है, इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नैलिटीज। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल प्लांट, ये क्या है आपकी? ये भी लिमिटेशंस है। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, चलिए जी। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज नेशनल इनकम। क्या आता है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कौन सी इनकम होगी? अब हम नेशनल इनकम में आ रहे हैं। इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। मैंने बताया था रेजिडेंट किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन भी होता है, इसमें बैंक वगैरह भी आते हैं आपके, या कोई ऐसा पर्सन जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो उस कंट्री में लाई कर। क्या एक रेजिडेंट को वोट देने का राइट होता है? नहीं होता है, सिटीजन को होता है। अगर रेजिडेंट सिटीजन भी है तो उसका राइट है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विद इन और आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, तो उसको आप क्या कहोगे? वो इनकम कैसी होगी? नेशनल। तो नेशनल इनकम के लिए जो मेन वर्ड जिस पर आपको फोकस करना वो क्या है? दैट इज रेजिडेंट। अब बार बार फोकस करो रेजिडेंट। चाहे हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में हो रही है इनकम जनरेट, या हमारी टेरिटरी से बाहर हो रही है, लेकिन जो कर रहा है जनरेट, या जो इंस्टीट्यूट कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो इंडियन रेजिडेंट होगा,
तब वो मानी जाएगी कि इंडिया की क्या है, वो इनका इंडिया की नेशनल इनकम में क्या उसको हम काउंट करें। ये समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल देखो, पीएनबी बैंक की जो ब्रांच है वो यूएसए में है। अब वहां से जो भी जनरेशन होगा इनकम का आएगा तो पैसा इंडिया में ही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो इंडियन बैंक। तो ये जो, क्योंकि पीएनबी बैंक जो है एक इंडियन रेजिडेंट है, और यूएसए क्या है, आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। इंडियन रेजिडेंट यानी कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया जनरेटिंग इनकम आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है ना, तो ये किसमें आएगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। इसके बाद जो आपको समझना है वो आता है आपका डोमेस्टिक इनकम। क्या आता है, डोमेस्टिक इनकम। तो अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करता हूं तो इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इकोनॉमिक टेरिटरी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेशनल इनकम के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लोगे, रेजिडेंट। भैया इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, चाहे इकोनॉमिक टेरिटरी में इनकम जनरेट हो रही है या बाहर हो। लेकिन डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी में ही होनी चाहिए, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट। इनकम जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी वेदर बाय रेजिडेंट और बाय नॉन रेजिडेंट। इसके एग्जांपल देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, नॉन रेजिडेंट है, इंडिया का तो है नहीं माइक्रोसॉफ्ट। इन इंडिया जनरेटेड इनकम, इंडिया क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी। अगर हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में इनकम जनरेट हो रही है तो भैया वो डोमेस्टिक इनकम है, चाहे वो इंडियन रेजिडेंट कर रहा है या कोई नॉन रेजिडेंट। कहानी क्लियर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, रिलायंस अर्न प्रॉफिट इन रिलायंस अर्न प्रॉफिट फ्रॉम देयर डेली आउटलेट्स ऑफ जियोस। जियो रिलायंस वालों का ही है ना, जितने भी दिल्ली में जियो के आउटलेट्स है वहां से रिलायंस वाले इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब रिलायंस क्या है, रेजिडेंट। पर क्या इसका कोई फर्क पड़ता है डोमेस्टिक इनकम के लिए, फर्क किस चीज का पड़ता है, जनरेशन कहां पर हुआ है, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में हुआ है। अब वो रेजिडेंट कर रहा है या नॉन रेजिडेंट कर रहा है, अगर वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में जनरेशन हुआ है इट इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक। क्लियर है सबको, चले आगे, ठीक है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है आपका कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच में क्या रिलेशन बनता है। देखो मैं पॉइंट ए दे रहा हूं डोमेस्टिक इनकम को, पहले ये चीज समझ में आ गई। और जहां मैं बी लिखूंगा इसका मतलब होगा नेशनल इनकम। पॉइंट सी का मेरा मतलब क्या है, इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। ये क्लियर हो गया। पॉइंट डी मैं मेंशन कर रहा हूं किसको, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। पहले बताओ ये सारी चीजें क्लियर, ठीक है। अब आप ये समझो देखो कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में क्या रिलेशन होता है। देखो अगर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं तो नेशनल इनकम किस चीज के इक्वल होगा, देखो नेशनल इनकम इक्वल टू, हम ये कह रहे हैं डोमेस्टिक इनकम। कैन आई से दैट नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, इन जो इनकम है किस कौन जनरेट करता है, रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट इकोनॉमिक टेरिटरी में इनकम जनरेट कर रहा है तो नेशनल इनकम होगी या नहीं होगी, होगी, मानते हो। और यही चीज अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, तो भी आप कहोगे डोमेस्टिक इनकम होगी। तो ये वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है या नहीं है, पहले ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा मैंने कहा जो नेशनल इनकम होता है इट इज इक्वल टू ई प्लस टी। ई क्या है, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। और डी मैंने क्या बताया था आपको, डी मैंने आपको बताया था इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। इसलिए आज से अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो आप क्या कहोगे, इट इज इक्वल टू ई प्लस टी। ई क्या है, जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, जनरेटेड बाय रेजिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। ई और डी क्लियर हो गए, कोई डाउट यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम। देखो डोमेस्टिक इनकम में आपने कहा एक तो इसमें ई पॉइंट आएगा, बिकॉज ई क्या है, इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट, इससे कोई मतलब नहीं है हालांकि, पर मतलब किससे है, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। तो ई पॉइंट तो दोनों में कॉमन हो गया, पहले इस चीज से एग्री करते हो। प्लस इसमें आएगा सी। अब देखो सी क्या था आपका, सी वाला पार्ट ये था इनकम जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी।
तो क्या डोमेस्टिक इनकम भी क्लियर हो गया आपको कि डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू व्हाट? डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू ई प्लस सी। ये कहानी क्लियर? ठीक है। अब देखो, मुझे चाहिए ई प्लस डी, तभी तो होगा नेशनल इनकम। और यहाँ पर क्या आ रहा है? ई प्लस सी। तो कहने से इधर मुझे सी को तो माइनस करना पड़ेगा और इसमें डी को ऐड करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली चीज को सोचो, अगर मैं आपको बोलूं भाई नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को इक्वल करो, यानी कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कैसे नेशनल इनकम बनाओगे? तो आपने कहा सर देखो नेशनल इनकम तो क्या होती है? ई प्लस डी। ई मतलब जनरेटेड बाय रेजिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, डी मतलब जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। लेकिन अगर रेजिडेंट नहीं है उसको हटाना पड़ेगा, और रेजिडेंट नहीं है वो कौन सा पार्ट है आपका? सी। ये समझ में आ गया? ठीक है। तो आपने क्या किया, इसमें डी को ऐड कर दिया और सी को माइनस। अब जो डी है आपका वो क्या है? डी आपका क्या था? जनरेटेड बाय रेजिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, यही था ना डी? कि भैया यहाँ के रेजिडेंट जो बाहर जाके पैसा कमा रहे। और सी क्या था? जनरेटेड बाय नॉन रेजिडेंट इन इकोनॉमिक टेरिटरी। पहले बताओ ये चीज क्लियर? ठीक है। तो ये देखो, इसको बोलता है फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि आप बाहर से पैसा कमा के हमारे देश में आ रहा है, हमारे रेजिडेंट बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है। और इसको बोलते हैं फीटा, कि बाहर वाले लोग यहाँ पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा फिर बाहर जा रहा है। समझ में आ गया? तो यहां से जो नेट इनकम आती है इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो रिलेशन ये बन गया आपका कि अगर मैं नेशनल इनकम में, अगर मैं नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम इक्वल टू क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों मैं कह रहा हूं ये रिलेशन बना? बिकॉज नेशनल इनकम मीन्स ई प्लस डी है, डोमेस्टिक इनकम मीन्स ई प्लस सी, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? डी माइनस सी। अब सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो आ गया ई प्लस डी। थोड़ा वो समझ में आया क्या समझा रहा हूं मैं? क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्यों ऐसी चीज होती है मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, मार्केट प्राइस। भैया एज ए कंज्यूमर, जैसे कि आप एक शर्ट लेने गए, प्रोड्यूसर ने कहा भी जो इसका प्राइस है वो है 1200, आपने 1200 रुपये उसको दे दिया। जब उसने आपको बिल काट के दिया उस पर लिखा था 1000 रुपये प्लस 200 उस पर क्या लगा है? जीएसटी। टैक्स तो हमें देना ही पड़ता है ना। तो आपने क्या दिया उसका? एक प्राइस पे किया। ये प्राइस किसके पास जाएगा? 1000 रुपये वाला प्राइस किसके पास जाएगा? प्रोड्यूसर के पास। और प्लस जो आपने जीएसटी दिया वो एक टैक्स है, वो किसके पास जाएगा? वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है आपका? फैक्टर कॉस्ट। कॉस्ट रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर तो सिर्फ 1000 रुपये ही पकड़ेगा, पकड़ेगा ना? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जो कंज्यूमर पे करता है, बट फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोड्यूसर रिसीव करता है। तो अगर मैं दोनों में रिलेशन बनाऊं तो देखो, मार्केट प्राइस हमारी टोटल कितना था? 1200, तो मैंने लिखा यहाँ 1200 बन रहा है 1200। फैक्टर को जो प्रोड्यूसर ने रिसीव किया वो कितना? 1000 प्लस टैक्स। टैक्स कितना दिया था? 200। तो दोनों को जोड़ दूं तो 1200 आ रहा है। समझ में आ गया? तो मार्केट प्राइस का रेट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये इसलिए कहा जा रहा है देखो, अगर टैक्स होगा तो आपके प्राइस में जुड़ गया, लेकिन अगर आपको सब्सिडी मिलेगी, अगर आपको सब्सिडी मिलेगी तो प्राइस से क्या हो जाएगा? कम, कम हो जाएगा ना फिर। इसीलिए हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो जब भी आपको, पहले तो ये चीज क्लियर है कि मार्केट प्राइस, और देखो जब न्यूमेरिकल करते हो ना एकदम माइंड क्लिक करना चाहिए कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में बड़ा कौन होता है? मार्केट प्राइस। तो अगर आपको मार्केट प्राइस फाइंड करनी है तो फैक्टर कॉस्ट में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। वो क्या जुड़ेगा? एनआईटी। ये क्लियर? ऐसे अगर आपको फैक्टर कॉस्ट फाइंड करनी है तो ये छोटी वैल्यू होती है, तो मार्केट प्राइस से कुछ ना कुछ कम होगा, वो कम भी क्या होगा? एनआईटी। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपके कन्वर्जन मेथड।
उसके बाद फिर आते हैं हमारे कन्वर्जन मेथड। तो कन्वर्जन मेथड में सबसे पहला कन्वर्जन होता है कि अगर आपको ग्रॉस को नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, ग्रॉस जी नेट एल, तो क्या करोगे? गाड़ी आप शोरूम से लेते हो, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो ग्रॉस ग्रॉस वैल्यू होती है, उस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है। ऐसे आपने 6 लाख की गाड़ी ली, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू रह गई है 4.5 लाख, तो ये नेट वैल्यू है। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या इसमें से डेप्रिसिएशन कम हो गया, तो फिर ये इसकी वैल्यू हुई। लेकिन मैं आपसे पूछूं भैया जो ली थी वो वैल्यू क्या थी, तो आपने कहा भैया जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है इसमें 1.5 लाख का, वो आप इसमें जोड़ दीजिए, तो आपके ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर ग्रॉस से नेट वैल्यू पे जाना है आपको तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट वैल्यू से ग्रॉस पे जाना है आपको तो प्लस डेप्रिसिएशन। ये क्लियर हो गया? ये मैंने आपको अभी बताया कि नेशनल और डोमेस्टिक, नेशनल और डोमेस्टिक में फर्क किसका होता है? NFIF। अब यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल इनकम जो है आपकी वो डोमेस्टिक से बड़ी होती है। तो अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, छोटी पे जा रहा हूँ ना, बड़ी से छोटी पे, तो मुझे कुछ माइनस करना होगा, और वो क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अभी हमने डिस्कस किया। और अगर डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पर जाना है तो मुझे क्या करना होगा? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये कन्वर्जन भी क्लियर, इसमें कोई डाउट? ठीक है। देन ये अभी डिस्कस हुआ है क्या? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस मैंने क्या कहा था? जो कंज्यूमर पे करता है, और मार्केट प्राइस जो होती है फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ भैया मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाओ, तो आपको पता है बड़ी से छोटी वैल्यू पे जा रहे हो तो कुछ ना कुछ माइनस होगा, और वो क्या माइनस करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर मैं कह रहा हूँ फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आओ, तो आप बड़ी वैल्यू पर जा रहे हो तो आप ऐड करोगे प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर एक्सक्लूडिंग टैक्स, क्योंकि टैक्स किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। फॉर एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन किस तरह से आपका बनता है यहाँ पर, कि आपको ये कहा गया कि अब भैया आप GNP MP आप कन्वर्ट करो, यानी कि NDP FC को आप कन्वर्ट करो GNP MP। आपको ये कहा जा रहा है, कन्वर्जन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि भैया NDP FC से आप बनाओ GNP MP। ये क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले N और G का मतलब ये हो गया नेट, और ये हो गया gross। कहना चाहिए छोटी से बड़ी वैल्यू पे जाना कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करोगे? प्लस डेप्रिसिएशन। फिर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, यानी कि डोमेस्टिक टू नेशनल, तो बड़ी वैल्यू पे जाना है, कुछ ना कुछ फिर ऐड करना पड़ेगा, वो क्या होगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, आगे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जाना है, क्योंकि मार्केट प्राइस होता है जो कंज्यूमर पे करता है और वो टैक्स के साथ पे करता है, तो क्या ऐड करना पड़ेगा? NIT। हो गया कन्वर्जन। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, यदि मार्केट प्राइस आपने जो पे किया होगा उसमें टैक्स जुड़ेगा ना। आप क्लियर हो गया सबको? चले आगे। ठीक है। एक कन्वर्जन और कर लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब ये कन्वर्जन क्या है आपका? आपको ये कहा जा रहा है कि भैया GDP एट FC से आपको जाना है NNP एट MP। पहले बताओ ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो, ग्रॉस से मुझे नेट पर जाना है, छोटी वैल्यू पे जाना है, तो कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू, सिंपल सी बात। डोमेस्टिक से आपको नेट वैल्यू पे जाना है, सॉरी डोमेस्टिक से नेशनल वैल्यू पे जाना है, तो बड़ी वैल्यू पे जाना है, कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, सिंपल सी बात है, कंज्यूमर पे करता है तो टैक्स के साथ पे करता है, बड़ी वैल्यू पे जाना है, प्लस NIT कंज्यूमर होगा। आगे कन्वर्जन कैसे करते हैं समझ में आ गया? ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट और जो लास्ट कंसेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, वो क्या है आपका?
मेथड ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, कि भैया नेशनल इनकम को किस तरह से हम कंप्यूट करते हैं। इसमें 3 मेथड होते हैं, राइट। 3 ही मेथड पढ़े थे हमने। फर्स्ट मेथड जो आपने पढ़ा था वो क्या था, वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड को हम और क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड। ये क्लियर, ठीक है। फिर आपने पढ़ा इनकम मेथड, और थर्ड मेथड होता है नेशनल इनकम को कंप्यूट करने का, वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड। किसी भी मेथड से करो, क्या नेशनल इनकम सेम आएगी, सेम ही आएगी ना। नेशनल इनकम तो जो है वही आएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का जो पहले तो देखो ये होता क्या है। एक हमारे भाई साहब है जंगल मैन, इनका नाम हो गया जे, मिस्टर जे। इन्होंने क्या किया, जंगल से लकड़ियां काटी, ठीक है। एक हमारे भाई साहब है विलेज में, इनका नाम दे देते हैं बी। इन्होंने क्या किया, जंगल मैन से जाके लकड़ियां खरीदी, ठीक है। मान लो लकड़ियां जो काटी, क्या उसकी कोई इनको कोई पैसा देना पड़ा खरीदने के लिए, नहीं, ठीक है। लेकिन जब विलेज वाले ने इसको खरीदा तो इसने पे किए 1000। कितने पे किए, 1000। फिर एक आ गया हमारा टाउन, इनको नाम दे देते हैं टी। टाउन मैन ने विलेज मैन से ये लकड़ियां खरीदी, और यहाँ इन्होंने पे किया 2000। कितना पे किया, 2000। टाउन मैन से ये लकड़ियां ले ली फर्नीचर मैन ने, इसका फर्नीचर का काम है, ठीक है, इसका फर्नीचर का काम है। इसने पे किया इस लकड़ियों के लिए 3000। और आगे फर्नीचर वाले से लकड़ियां ले ली कस्टमर, इसने फर्नीचर बनाया, कस्टमर को भेज दिया। कस्टमर ने इसके लिए पे किया 5000। कितना पे किया, 5000। अब मुझे बताओ, जब विलेज मैन ने जंगल मैन से लिया तो कितना एडिशन हुआ, 1000 रुपए का हुआ, क्योंकि पहले तो इसकी वैल्यू कुछ थी नहीं, तो जंगल मैन ने तो 0 रुपीज में खरीदा था। तो जैसे विलेज वाले के पास गए तो जंगल मैन ने, मतलब लकड़ी की वैल्यू कितनी बढ़ गई, 1000 रुपए बढ़ गई। जब टाउन वाले ने यहाँ पर खरीदा तो फिर वैल्यू कितनी बढ़ गई, 1000 रुपए। जब फर्नीचर वाले ने टाउन मैन से खरीदा फिर वैल्यू कितनी बढ़ गई, 1000 रुपए। जब कस्टमर ने फर्नीचर वाले से खरीदा तब उसकी वैल्यू और कितनी बढ़ गई, 2000। जरा इसका टोटल करना, 1000, 1000, 2000, 1000, 3 + 2 5। तो जो इसकी ये टोटल वैल्यू आ रही है फाइनल गुड्स के इक्वल आ रही है, नहीं आ रही। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। तो ये जो एडिशन हो रहा है, ये वैल्यू एडिशन मेथड जो होता है इसको मेजर करना, कि भैया जो भी प्रोडक्ट था इनिशियल टू फाइनल पहुंचते पहुंचते उसका वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। तो ये जो 5000 ये जो वैल्यू आप निकाल रहे हो, यही हमें वैल्यू एडिशन मेथड से पता। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो देखो कैसे निकाला जाता है वैल्यू एड बाय वैल्यू एडिशन मेथड। हम निकालते क्या, कौन सा पैरामीटर फाइंड करता है, ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है। हम फाइंड करते हैं वैल्यू एडिशन मेथड से जीवीए एट एम। क्या फाइंड करते हैं, जीवीए। अच्छा एक चीज बताया तो वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू डीपी, डोमेस्टिक। तो जीबी एट एमपी हो या आप इसको लिखो जीडीपी एट एमपी, बोथ आर सेम। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, डीपी। जो वैल्यू एडिशन का ये पैरामीटर होता है यही सेम आपका एक्सपेंडिचर मेथड का भी होता है। दोनों से जो हम फाइंड करते हैं वो क्या फाइंड करते हैं, जीडीपी एट एमपी या जीबीए एट एमपी। पहले बताओ इतनी चीज समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। बाय वैल्यू एडिशन मेथड जो जीबी एट एमपी फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी कहते हैं। बाय वैल्यू एडिशन मेथड हम फाइंड क्या करते हैं, पहले तो ये क्लियर हो गया आपको, जीबी एट एमपी। और इसको क्या कहा जाता है, जीडीपी एट एमपी। पहले बताओ ये क्लियर, किसके इक्वल होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये कहानी क्लियर होगी तो दोबारा, नहीं तो दोबारा बताओ। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे फाइंड किया जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट को मैंने क्या ले लिया, ए, और इसको ले लिया बी, तो जीबी एट एमपी हो गया ए माइनस बी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है ए, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है मनी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय प्रोडक्शन यूनिट। जो प्रोडक्शन यूनिट ने गुड्स प्रोड्यूस किया उसकी मनी वैल्यू कितनी,
दैट इज वैल्यू ऑफ एंड इट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और इकोनॉमिक्स में चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग माइनस हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक फार्मर है, उसने टोटल 100 क्विंटल जो वीट है, 100 क्विंटल वीट है वो प्रोड्यूस की, ठीक है। इसमें से जो उसने सेल किया है वो 70 है, ठीक है। खुद जो उसने कंज्यूम किया, खुद उसने कितना कंज्यूम कर लिया? 10 क्विंटल। 20 क्विंटल जो है उसका अभी भी क्या है? अनसोल्ड है। तो इसमें आप वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या बोलो? 70 या 100? भैया मैंने क्या कहा? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय प्रोडक्शन यूनिट। जितनी भी प्रोड्यूस हुई है उसकी मनी वैल्यू। प्रोड्यूस तो कितनी हुई है? 100 क्विंटल, तो पूरा ही लिया जाएगा। इसी से ये जो चीज मैंने बताई है, देखो इसका मतलब क्या हो गया? सेल। इसका मतलब क्या हो गया? सेल्फ कंजम्पशन। और इसका अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्या हो गया? एडिशन टू स्टॉक। एडिशन टू स्टॉक, स्टॉक में ऐड हो गया। स्टॉक का मतलब कि अभी पड़ा हुआ है आपके पास। समझ में आ गया? इसी से दूसरा फॉर्मूला बनता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज आल्सो इक्वल टू सेल प्लस एडिशन टू स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको बताई वो क्या है? नेक्स्ट क्या है? पॉइंट बी। बी वैल्यू क्या है हमारी? इंटरमीडिएट कंजम्पशन या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू गुड्स विच यूज इधर फॉर रीसेल। कौन सी गुड? जिसका हम या तो रीसेल पर्पज पे यूज करेंगे और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन सेम ईयर, या जिस गुड्स का हम यानी कि रॉ मटेरियल से उसको उससे प्रोडक्शन करेंगे, ये है ना, सेम ईयर पर। तो ये आपका यानी कि बेसिकली इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फिर से रिपीट करो, कौन सी गुड्स आती है? ऐसी गुड्स जिनको हम रीसेल करेंगे या वो गुड्स जिनसे हम फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। तो फर्दर प्रोडक्शन से समझ में आ जाना चाहिए रॉ मटेरियल। ये क्लियर? ठीक है। तो अभी तक जो आपने समझा वो क्या समझा? आपने ये समझा कि बाय वैल्यू एडिशन मेथड, जिसको दूसरा नाम क्या? प्रोडक्शन मेथड। क्या फाइंड करते हैं हम? GVA एट एम। और VA का मतलब क्या हो गया? GDP एट एम। मैंने कहा ये यही सेम पैरामीटर और किस मेथड से निकाला जाता है? बाय एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडिशन मेथड से जो GVA एट MP होता है आपका,